हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आज दोस्तों रिपोर्टाज और यात्रा वृतांत, साक्षात्कार और डायरी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न हम आज एक साथ पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित गद्य विधा के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSS, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, EMRS, KVS, NBS आदि सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों यदि इनमें से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, या किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार के प्रश्नों को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1868। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो ये तीसरा क्षण से ली गई। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, और इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई हैं। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है 1869। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य हैं? तो डायरी साहित्य हैं दोस्तों इनमें से प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ये तीनों डायरी साहित्य की हैं। लेकिन इसमें ऋण जल धन जल ये रिपोर्टाज विधा की है, फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ये सवाल गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रवासी की डायरी एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश तीनों डायरी विधा की हैं। जबकि ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी का रिपोर्टाज विधा किया, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। प्रवासी की डायरी 1971 की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। एक साहित्यिक की डायरी 1976 की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। दिल्ली मेरा परदेश ये 1976 की रघुवीर सहाय की है। प्रश्न है अगला 1870। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता हैं? तो मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता हैं डॉक्टर विवेक राय। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, और इसकी व्याख्या देखते हैं। मास्टर मनबोध की डायरी 2006 के रचयिता डॉक्टर विवेक राय हैं, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज की डायरी 1954 में लिखा है। प्रश्न है 1871। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? तो एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी विधा के रचनाकार मुक्तिबोध हैं, और एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ ही समीक्षक भी थे। प्रश्न है 1872। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? तो प्रवासी के डायरी के रचयिता हैं
हरिवंश राय बच्चन, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रवासी के डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं तेरा घर, आत्मपरिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, बसेरे से दूर, नेट का निर्माण, फिर ये आदि सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं। प्रश्न है 1873, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के डायरी लेखन के विषय में इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, ये सुसंगत नहीं है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1874, डायरी साहित्य संबंधी कमलेश्वर की कृति है। तो कमलेश्वर की कृति है देश देशांतर, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश देशांतर ये 1992 में लिखा गया है। और डायरी और उनके लेखक दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साय का है। क्या खोया क्या पाया ये रामेश्वर टाटिया का है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की है। और अगला प्रश्न है 1875, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो ये है राजेंद्र अवस्थी की। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी विधा के लेखक मुक्तिबोध है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा की रचना सेवाग्राम की डायरी 1946 से माना जाता है। अगला प्रश्न है इंटरव्यू के प्रश्न को देखते हैं। 1876, साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। तो साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण सुंदरता नहीं है, विकल्प सी सही है। साक्षरता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है, जबकि स्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण है। प्रश्न है 1877, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, ये गलत है। एक प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण ज़रूरत है तथा समाचार पाने सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अगला प्रश्न 1878, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं। तो जीवन यात्रा के कोलाज के लेखक डॉक्टर जगदीश जोशी हैं। इसका उत्तर विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है 1879, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शरद देवड़ा, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवड़ा हैं। शेष विवरण इस प्रकार हैं। कैलाश कल्पित की है साहित्यकारों के संग 1887 का। प्रेम कुमार की है साधना से संवाद, ये 2006 का है। रणवीर रांगरा ये इनकी है सृजन की मनोभूमि 1968 का है। और साहित्यिक साक्षात्कार 1978 का, ये दोनों रणवीर रांगरा का है। अगला अब देखते हैं रिपोर्टाज के प्रश्नों को। और प्रश्न है 1880, कुत्ते की आवाज़ किस कृति में संकलित है? तो यह संकलित है ऋण जल धन जन में, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु कृत ऋण जल धन जन रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। और इनके अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा 1976, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स आदि, ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। प्रश्न है लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा ये विकल्प रिपोर्टाज विधा की रचना है, ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ, जिंदगी की लड़ाई, ये तीनों शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज हैं। अगला प्रश्न है 1882, बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है।
इसका उत्तर रांगे राघव विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तूफानों के बीच 1941 ईस्वी की रिपोर्ताज रांगे राघव ने लिखा। ये बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्ताज लिखा है। अगला प्रश्न है 1883 बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज किसकी रचना है? तो ये रिपोर्ताज है दोस्तों, इसमें विकल्प में नहीं दिया हुआ है। और यदि देखा जाए तो इसका उत्तर प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। तो बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल के अकाल का वर्णन रागे राघव ने अपने रिपोर्ताज तूफानों के बीच में किया, किंतु प्रश्न में पूछा गया है बंगाल का अकाल रिपोर्ताज किसकी रचना है? तो ये इसका उत्तर प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। अब देखते हैं रिपोर्ताज और उनके लेखक। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ अस्क का है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। और अगला प्रश्न है 1884 रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1885 नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ताज लिखा है। तो ये रिपोर्ताज फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ताज फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। इनके अन्य रिपोर्ताज हैं ऋण जल धन जल 1977 का है। स्रोत अस्रोत पूर्व 1984 का। एकलव्य के नोट्स, ये तीनों फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज हैं। अब देखते हैं श्रीकांत वर्मा का रिपोर्ताज मुक्ति फौज, ये श्रीकांत वर्मा का है। और विवेकी राय का रिपोर्ताज जुलूस रुका है। और 1977 का है। जुलूस रुका है 1977 का है। और बाढ़ 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 ये भी है विवेकी राय का। प्रश्न है 1886 हिंदी में रिपोर्ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं। तो ये शिवदान सिंह चौहान है। और इनका रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा, जो कि इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसकी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1887 युद्ध यात्रा किसके रिपोर्ताजों का संकलन है? तो ये धर्मवीर भारती का है। विकल्प डी सही है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती के रिपोर्ताजों का संकलन है। अगला प्रश्न है 1888 रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में रिपोर्ताज में कल्पना की प्रधानता होती है, ये एकदम असत्य है। तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रिपोर्ताज के बारे में ये कथन सही नहीं है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्ताज के बारे में सही कथन है। प्रश्न है अगला 1889 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से रिपोर्ताज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रिपोर्ताज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, जबकि अन्य कथन सही है। रिपोर्ताज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्ताज नहीं लिखा जा सकता। ये घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्ताज को कथा तत्व से युक्त होना चाहिए। प्रश्न है 1890 जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो ये रिपोर्ताज है विवेकी राय। इनका एक और है बाढ़ 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 भी है, वो भी रिपोर्ताज है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक विवेकी राय हैं। रांगे राघव ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज की रचना की। फणीश्वरनाथ रेणु ने रिपोर्ताज इनका है ऋण जल धन जन नेपाली क्रांति कथा। और स्रोत अस्रोत पूर्व एकलव्य के नोट, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। दोस्तों आप देखते हैं पत्र साहित्य के प्रश्न। तो चलिए मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो ये है रामविलास शर्मा और केदारनाथ के बीच। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मित्र संवाद रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया था। आपस की बातें 1996 में इनका अन्य पत्र साहित्य है। प्रश्न 1892 अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो ये धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प ए से है। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के
अंतरंग का आलोक है जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखरमुखी ऊर्जा से आप्लावित है। इनकी काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 का, 7 गीत वर्ष 1959 का और कनप्रिया 1959 का, सपना अभी भी 1993, अध्ययन 1999। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की। प्रश्न है रेडियो नाटक के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 1893 हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। तो राधा कृष्ण विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। प्रश्न है 1894 रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रेडियो नाटक के संदर्भ में रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ये असत्य, बिल्कुल असत्य है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये कथन असंगत है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कथन है रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। अगला फैक्ट है रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रश्न है 1895 ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो ये है चीड़ों पर चांदनी। ये निर्मल वर्मा का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगले इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा है, जबकि सुधिया उस चंदन के वन की ये संस्मरण है। विष्णुकांत शास्त्री का याद हो कि ना याद हो ये संस्मरण है। काशीनाथ सिंह का तथा याद हो कि न याद हो ये है काशीनाथ सिंह का तथा अपनी खबर आत्मकथा ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। प्रश्न है 1896 सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। सरयू पार की यात्रा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये यात्रा वृतांत है। कुछ अन्य यात्रा व्रत रचनाएं लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेंदावल की यात्रा ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुखता निबंधकार एवं आलोचक हैं और देवकी नंदन खत्री प्रमुख तिलस्मी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है 1897 राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो ये यात्रा वृतांत है। विकल्प सी सही है। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र 1949 की यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत साहित्य लंका यात्रावली, जापान, ईरान, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 दिन, ये सभी राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। प्रश्न है 1898 हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया है? तो ये हैं हरिशंकर परसाई। विकल्प डी सही है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलवाया। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना 1966 का है, दिन जैसे उनके दिन फिरे 1963 का है, सदाचार का ताबीज 1967 का है, शिकायत मुझे भी 1970 का, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 का है। अगला प्रश्न है 1899 मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है? तो मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है और युग विशेष का आभास देने वाली है। तो कूट 2-3 इसका उत्तर कूट 2-3 विकल्प सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा भाषा शैली की विशेषता संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 में राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा है। प्रश्न है 1900 यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। तो इनमें से मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये दोनों यानी कि 3-4 विकल्प सी सही है। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये दोनों राहुल सांकृत्यायन के हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, ये सभी।
अगला फैक्ट है मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। और अगला फैक्ट है विस्मृत यात्री इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र व्यास के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। प्रश्न है 1901 अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। तो इनमें से एक टायर की राम कहानी और दूसरा है लेखक के चालक की कहानी यानी कि कोट 1-2 यानी कि विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम तुर्कम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी यात्रा व्रत के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा व्रत एक बूंद सहसा उछली 1960 की है। प्रश्न है 1902 खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। तो खुली आंखों का सपना इसके लेखक हैं मारुधर मृदुल। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक मारुधर मृदुल हैं। मारुधर मृदुल जी का जन्म 7 मई 1930 को जोधपुर में जो कि राजस्थान में हुआ। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस कृत्य के लिए मारुधर मृदुल जी को 1985 में सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न है 1903 अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। तो इनमें सम्मिलित हैं तो इसमें सम्मिलित हैं मांझली मांझली और बहता पानी निर्मला विकल्प यानी कि कूट 1 और 4 यानी कि इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृतांत निम्नलिखित हैं। परशुराम से तुर्खम किरणों की खोज देवताओं के अंचल में मौत की घाटी में एलूरा मांझली बहता पानी निर्मला ये सभी हैं। प्रश्न है 1904 विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है शांति निकेतन से शिवालिक ये शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और व्याख्या देखते हैं। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा व्रत विधा की दृष्टि से सही युग्म नहीं है बल्कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित। अपने धरती अपने लोग 1996 में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित संस्मरण है। नोट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत माना। प्रश्न है 1905 नेताजी कहन के रचनाकार हैं। तो ये मनोहर श्याम जोशी का विकल्प सी सही है। नेताजी कहन मनोहर श्याम जोशी का है और आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार उपन्यासकार व्यंग्यकार पत्रकार दूरदर्शन धारावाहिक लेखक उच्चकोट के संपादक तथा स्तंभ लेखक दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद नेताजी कहन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। प्रश्न है 1906 मेरी तिब्बत यात्रा में फुन-दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृतांत में शामिल नहीं है। तो इनमें से यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है ये शामिल नहीं है। विकल्प बी सही है। और इसकी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1907 नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का क्या कारण था। तो इसमें से लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना ये कारण था। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। नंबर 1 लहासा से उत्तर की ओर, नंबर 2 चाड़ की ओर, नंबर 3 शक्य की ओर, नंबर 4 जेनम की ओर, नंबर 5 नेपाल की ओर, नंबर लहासा की ओर इत्यादि ये सभी हैं। प्रश्न है 1908 राहुल सांकृत्यायन का तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। तो इनमें से दिखाई दी थी चीदोण प्रसाद में स्थित देवालय में। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति चीदोण प्रसाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी।
इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। तो अगला प्रश्न है 1909। टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है खटमल के लिए, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1910। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनका कृति का एक युग्म गलत है। तो वह है इनमें से किन्नर देश में, ये धर्मवीर भारती का नहीं है। तो ये है, ये राहुल सांकृत्यायन का है, राहुल सांकृत्यायन का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं आगे का एक बूंद सहसा उछली। ये है 1960 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र है। इसका प्रकाशन 1955 में निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी। इसका प्रकाशन 1964 में रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ये निबंधात्मक ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1939। राहुल सांकृत्यायन का है यात्रा वृतांत किन्नर देश में, ये 1948। प्रश्न है 1911। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है, राहुल सांकृत्यायन का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1912। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र द्वारा है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारी जापान यात्रा 1931 की रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा व्रत साहित्य है, जबकि यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 का है। और राम नारायण मिश्र का है ये पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी का यात्रा वृतांत, ये शिव प्रसाद गुप्त का है। और रामेश्वर यात्रा 1883, ये बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 और देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न 1913। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत के लेखक हैं? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे का। तो एक बूंद सहसा उछली मछली, ये अज्ञे जी का है। यात्राओं की समुद्र पारी संसार है, ये सारे यूरोप का यात्रा व्रत है। अज्ञे की प्रमुख यात्रा व्रत रचना अरे यायावर रहेगा याद 1953 का है। मोहन राकेश की प्रमुख यात्रा व्रत रचना आखिरी चट्टान 1953 का। और विष्णु प्रभाकर की प्रमुख यात्रा व्रत रचना है ज्योतिपुंज हिमालय 1982 का। जमुना गंगा के नहर में यात्रा वृतांत है हम सफ़र मिलते रहे 1996 का। हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 का है। निर्मल वर्मा की प्रमुख यात्रा व्रत रचना चीड़ों पर चांदनी 1964 का। प्रश्न है 1914। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। तो इनमें से लद्दाख यात्रा की डायरी, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर दोस्तों यात्रा के पन्ने, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत यात्रा के पन्ने हैं। राहुल सांकृत्यायन ने निम्न यात्रा वृतांतों की रचना की है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 की, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 की है, किन्नर देश में 1948 है, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 है, चीन में क्या देखा 1960 का है। और अगला फैक्ट है रूस की सैर 1929 तथा आंखों देखा रूस 1953, ये जवाहरलाल नेहरू के यात्रा वृतांत है। और अगला है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 का यात्रा वृतांत के लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। और अगला फैक्ट है लद्दाख यात्रा की डायरी 1955 के लेखक कर्नल सज्जन सिंह हैं। अगला फैक्ट है यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। अगला प्रश्न है 1915। ये भी कोई देश है महाराज, तो किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा साहित्य, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इस यात्रा साहित्य के लेखक अनिल यादव हैं। अनिल यादव पत्रकार लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नगर वधुएं, अखबार नहीं पढ़ती। और नोट, ये भी कोई देश है महाराज के स्थान पर वह भी कोई देश है महाराज होगा। प्रश्न है 1916। सही युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान, यही सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहन राकेश का यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान तक
और भगवत शरण उपाध्याय का प्रमुख यात्रा वृतांत है वो दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग और सागर की लहरों पर, ये तीनों भगवत शरण उपाध्याय की यात्रा वृतांत है। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति धरती गाती है और बुक सेलर की डायरी, ये दोनों आप देखते हैं। रामव्रक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है पाँवों में पंख बांधकर, ये है। प्रश्न है अगला 1917, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा नदी, सौंदर्य की नदी नर्मदा, यही है। और इस कृति के लेखक है अमृतलाल वेंगड़। इस यात्रा वृतांत विधा की ये है, जबकि अतीत के चलचित्र स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा की रेखाचित्र विधा की रचना है। और लद्दाख की यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन कृत यात्रा वृतांत है। प्रश्न है 1918, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव है। तो इसका अंतिम पड़ाव है कोलियात में भरूच, इसका विकल्प सी सही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव कोलियाद में भरूच है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत के पड़ाव निम्नलिखित हैं। जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडौरी, डिंडौरी से महाराजपुर, महाराजपुर से गोवारी घाट, मीठी तराई से कोलियात, कबीरगढ़ से बिमलेश्वर, केली के सूल पांडेश्वर और आदि इस यात्रा वृतांत के पड़ाव। प्रश्न 1919, यात्रा वृतांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं, तो वे हैं राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते, यात्रा वृतांत के लेखक यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन की को विशेष प्रसिद्धि मिली है, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें यात्रा वृतांत का संपूर्ण विवरण दिया गया। प्रश्न 1920, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृतांत है, विकल्प बी से। प्रश्न है 1921, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक हैं, तो इसके लेखक रामव्रक्ष बेनीपुरी है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक रामव्रक्ष बेनीपुरी है। इनका एक यात्रा वृतांत उड़ते चलो भी है। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृतांत वह दुनिया में कलकत्ता से पेकिंग है। और राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि, ये सभी। प्रश्न 1922, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया, ये सही है। धर्मवीर भारती की रचना इस प्रकार है, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, अद्यंत, यात्रा साहित्य निम्न है, यादें, यूरोप की यात्रा चक्र, ये सभी। प्रश्न है 1923, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर शैव मत है, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें शैव मत से संबंध है। प्रश्न है 1924, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी यात्रा साहित्य का जनक राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है, विकल्प बी सही है। हिंदी साहित्य का जनक राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। इनके यात्रा साहित्य मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून आदि हैं। प्रश्न 1925, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृतांत है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृतांत है, इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न 1926, तंत्रलोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा गया यात्रा वृतांत है? तो ये डॉक्टर नगेन का है, विकल्प डी सही है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ये डॉक्टर नगेन का है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा। और निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत चीड़ों पर चांदनी। अगला प्रश्न 1927, हिमांशु जोशी की यात्रा वृतांत का शीर्षक क्या है? तो हिमांशु जोशी का सूरज चमके आधी रात, ये हिमांशु जोशी का है, विकल्प
ये सही है। हिमांशु जोशी के यात्रा वृतांत का शीर्षक सूरज चमके आधी रात, यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास में नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमांशु जोशी का एक अन्य यात्रा वृतांत यातना शिविर में। ये हिमांशु जोशी का प्रश्न 1928 निम्नलिखित यात्रा वृतांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। यात्रा वृतांत हैं और रचनाकार। आखिरी चट्टान ये है मोहन राकेश का। अरे यायावर रहेगा याद ये है अज्ञे जी का। और पैरों में पंख बांधकर ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का। और हंसते निर्झर दहकती भट्टी ये विष्णु प्रभाकर का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2513 2513 विकल्प सी सही है इसका। और चलिए अगला प्रश्न है 1929 देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है। तो देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक ये है रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने 2 यात्रा वृतांत लिखे हैं। देश विदेश 1957 का है और दूसरा है मेरी यात्राएं 1970 है। और इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी का है मैं पैरों में पंख बांधकर 1952 का। उड़ते चलो 1954 का। भगवत शरण उपाध्याय का वो दुनिया में 1952 का। कलकत्ता से पेकिंग 1955 का है। तो ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। प्रश्न है 1930 यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है। ये धर्मवीर भारती की है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती का यात्रा वृतांत है। इनकी अन्य रचना है यात्री चक्र 1955 ठेले पर हिमालय। ये सभी धर्मवीर भारती की हैं। अगला प्रश्न है 1931 यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका हैं। तो इसकी लेखिका हैं शिवानी। विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका है शिवानी। शिवानी के प्रमुख उपन्यास हैं 14 फेरे, कृष्णकली और भैरवी, विष कन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा, माणिक और रथ्या और किशनोली विवा। तो ये सभी शिवानी की रचनाएं हैं। प्रश्न 1932 अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं अज्ञे जी। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार अज्ञे जी हैं। इनका एक अन्य यात्रा वृतांत है एक बूंद सहसा उछली। डॉक्टर नगेन के यात्रा वृतांत। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक अप्रवासी की यात्राएं। यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। प्रश्न 1933 कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देश विदेश ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ये रामधारी सिंह दिनकर का है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और व्याख्या देखते हैं। देश विदेश ये 1957 में प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर का। किन्नर देश में 1948 की राहुल चक्रवर्ती का है। और पैरों में पंख बांधकर ये रामवृक्ष बेनीपुरी का 1952 का है। सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय का। प्रश्न 1934 मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। तो ये यात्रा वृतांत है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 1935 शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। तो ये शोक सभा। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शोक सभा शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है बल्कि ये राजकिशोर का द्वारा लिखा गया लेख। जबकि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 2 व्यंग नाटक जीप पर सवार इलिया ये तीनों शरद जोशी के व्यंग हैं। प्रश्न है 1936 लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक हैं। तो ये गोपाल राम गहमरी हैं। विकल्प बी सही है। लंका यात्रा का विवरण 1916 की है। इसके लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। और ये यात्रा वृतांत विधा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा वृतांत हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली और यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। ये सभी हैं। प्रश्न है 1937 निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। तो इनमें से ज्योतिपुंज हिमालय ये विष्णु प्रभाकर का। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का। इसका प्रकाशन 1982 में। और विष्णु प्रभाकर के अन्य यात्रा वृतांत हैं हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 का है। और दूसरा है हम सफ़र मिलते हैं 1996 का। प्रश्न है 1938 पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक कौन है।
तो इसके लेखक रामदरस मिश्र हैं। विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। पड़ोस की खुशबू, ये रामदरस मिश्र का है यात्रा वृतांत है। और यहाँ पर लेखक और यात्रा व्रत दिए हुए हैं, तो देखिए रामदरस मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना। नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश, ये सभी यात्रा वृतांत हैं। और नासिर शर्मा का जहाँ फवारे लहू रोते हैं। शिव प्रसाद सिंह का है साब्जा पत्र कथा कहे। प्रश्न है 1948, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं। तो इनमें से अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान, ये दोनों हिंदी यात्रा के वृतांत हैं। तो इसका उत्तर कोड बी सी। इसका उत्तर विकल्प बी सी यानी कि डी, कोड बी सी यानी कि विकल्प डी सही है। रचना और रचनाकार उनकी विधाएं याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह का है संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा याद, यह गे जी का है। ये यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है, ये यात्रा वृतांत है। और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये अमृत राय का है संस्मरण है। अगला प्रश्न है 1940, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। तो इनमें से कितना अकेला आकाश, ये है नरेश मेहता का। और जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, ये है नासिर शर्मा का। और आंखों देखा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का है। अंतहीन आकाश, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-1-2-5, 4-1-2-5, 4-1-2-5। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। प्रश्न है 1941, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो इनकी रचना है सरयू पार की यात्रा, विकल्प डी सही है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की यात्रा वृतांत संबंधी रचना है। इनके अन्य यात्रा वृतांत हैं लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा। शेष अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं। घुमक्कड़ शास्त्र, प्रश्न है 1942, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक हैं, ये राहुल सांकृत्यायन का, विकल्प बी सही है। प्रश्न 1943, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यह कृति है यशपाल जी की, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1944, अथातो घुमक्कड़ जी की ऐसा किस विधा से संबंधित रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1945, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखिए। तो कलकत्ता से पेकिंग, ये है भगवत शरण उपाध्याय का, इसका प्रकाशन 1955 में। चीड़ों पर चांदनी, ये निर्मल वर्मा का, इसका प्रकाशन 1964 में। यात्रा चक्र है, ये धर्मवीर भारती का, इसका प्रकाशन 1995 में। मेरी तिब्बत यात्रा, ये है राहुल सांकृत्यायन का, इसका प्रकाशन 1937 में। तो सबसे पहले मेरी तिब्बत यात्रा, फिर कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1946, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये 1914 की है, यात्रा वृतांत है शिव प्रसाद गुप्त का। मेरी जर्मन यात्रा, इसका प्रकाशन 1936 में। ये सभी यात्रा वृतांत है, ये सत्यदेव परिव्राजक का है। और मेरी ईरान यात्रा 1930 की है, ये मौलवी महेश प्रसाद का है। और मेरी लद्दाख यात्रा 1939 का है, यात्रा वृतांत है। और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। नोट, यात्रा साहित्य का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया। प्रश्न है 1946, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो यह किया चंडी प्रसाद सिंह ने, विकल्प सी सही है। युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया। यात्रा साहित्य और लेखक, मेरी ईरान यात्रा 1930 की महेश प्रसाद का है। और मेरी कैलाश यात्रा 1915 का, ये सत्यदेव परिव्राजक का है। प्रश्न है 1948, आप प्रवासी की यात्राएं नामक कृति रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नगेन, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आप प्रवासी की यात्राएं 1972 की नामक कृति डॉक्टर नगेन की है। इनका एक अन्य यात्रा वृतांत है तंत्रलोक से
यंत्रलोक तक, जबकि कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरा कन्हैयालाल नंदन का है। और धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की यात्रा, चक्र, ठेले पर हिमालय, ये सभी धर्मवीर भारती की यात्रा वृतांत है। प्रश्न है 1949, यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। यात्रा संबंधी इनकी अन्य कृतियां मेरी कैलाश यात्रा 1915 का है, मेरी जर्मन यात्रा 1926 का, यात्री मित्र 1936 का है। और जबकि शिव प्रसाद गुप्त का है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 का है। और विष्णु प्रभाकर का हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज, हिमालय, हम सफ़र, मिलते रहें आदि, ये सभी यात्रा वृतांत हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।